मॉडर्न कमर्शियल सिनेमा में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। आजकल के हीरोज बिल्कुल कुकी कटर लगते हैं, प्रेडिक्टेबल स्टाइल, प्रेडिक्टेबल डायलॉग डिलीवरी एंड प्रेडिक्टेबली बोरिंग। पर 2003 में एक एक्टर ने $1 बिलियन स्टूडियो की स्क्रिप्ट को लिटरली हाईजैक कर दिया था और एक ऐसी लेगेसी क्रिएट की जिसे आज तक कोई कॉपी नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं वन ऑफ माय फेवरेट परफॉर्मेंसेस कैप्टन जैक स्पैरो की। जब डिज्नी ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा था, उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। उन्हें एक हाईली स्टैंडर्डाइज्ड हैंडसम पायरेट चाहिए था, बेसिकली अ सेफ बेट। लेकिन जब जॉनी डेप ने स्क्रिप्ट को पढ़ा, ही डिसाइडेड टू डू द एग्जैक्ट ऑपोजिट। पॉलिश्ड हीरो के ट्रोप के अगेंस्ट एक्टिवली फाइट किया। जैक स्पैरो कोई एक्सीडेंट नहीं था, इट वाज अ कैलकुलेटेड मास्टर क्लास इन बिल्डिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम द ग्राउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल द फाउंडेशन। किसी भी कैरेक्टर का स्ट्रक्चर उसकी साइकोलॉजी से शुरू होता है। डेप का मानना था कि 18th सेंचुरी में पायरेट्स वर द इक्विवेलेंट ऑफ मॉडर्न डे रॉक स्टार्स। उनका अपना ही एरोगेंट अनटचेबल स्वैग हुआ करता था और इसलिए डेप ने जैक स्पैरो की कोर पर्सनालिटी को अपने फ्रेंड रोलिंग स्टोन्स के गिटारिस्ट कीथ रिचर्ड्स पर बेस किया था। पर सिर्फ रॉकस्टार एज काफी नहीं था, कैरेक्टर में एक कॉमेडिक डिल्यूजनल एंगल भी चाहिए था, एक ऐसी ब्लाइंड कॉन्फिडेंस जो लॉजिकली सेंस ना बने। यहाँ एंट्री होती है एक बहुत ही वियर्ड इंस्पिरेशन की, लूनी टून्स का कार्टून शंक पेपे ले प्यू। जैसे पेपे अपने खुद के ही रिडिकुलसनेस से कंप्लीटली ऑब्लिवियस रहता था, वैसे ही जैक स्पैरो भी है। चाहे फिर वो अपनी जान भी बचा के क्यों ना भाग रहा हो, उसे हमेशा लगता था कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में है। ये ड्युअलिटी, रॉकस्टार का एरोगेंस और कार्टूनिश डिल्यूजन जैक की फाउंडेशन बन गई। अब आते हैं वोकल्स एंड डायलॉग डिलीवरी पर। जैक स्पैरो की इरैटिक और अनप्रेडिक्टेबल डायलॉग डिलीवरी कहां से आई? इसके पीछे एक एक्चुअल एक्सट्रीम फिजिकल एक्सपेरिमेंट था, जिसका बाद में नाम पड़ा द सोना मेथड। कहते हैं कि जॉनी डेप एक ऐसे इंसान की साइकोलॉजी समझना चाहते थे जिसने अपनी पूरी जिंदगी पनिशिंग कैरिबियन सन के नीचे बिताई हो, और इसलिए उन्होंने लिटरली अपने घर के सोना का टेम्परेचर मैक्सिमम पर सेट कर दिया और उसमें तब तक बैठे रहे जब तक टेम्परेचर बर्दाश्त के बाहर ना हो जाए। उन्होंने रियलाइज किया कि इनएस्केपेबल हीट एक इंसान के दिमाग को फंडामेंटली कुक कर देती है। उस एक्सट्रीम हीट से जो फिजिकल एग्जॉस्शन और मेंटल फॉग पैदा होता है, वही स्पैरो की स्लगिश और स्लर्ड स्पीच का बेसिस बना। डेप ने जैक को एक ऐसी स्लाइटली मम्बल्ड ब्रिटिश डायलेक्ट दी जहां वो बोलते वक्त अपना मुंह मुश्किल से खोलते हैं। इस वोकल पेसिंग ने दो चीजें अचीव की। पहला, ये एक परमानेंटली हीट स्ट्रोक्ड रम ड्रंक सेलर की लेजी स्पीच को मिमिक करता था, और दूसरा, इसने स्क्रीन पर सबको, एक्टर्स और ऑडियंस दोनों को मजबूर किया कि हम आगे लीन करें और ध्यान से सुनने की कोशिश करें कि ये बोल क्या रहा है। दिस इज कॉल्ड एंगेजिंग द ऑडियंस। द बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि एक्टिंग में बॉडी लैंग्वेज उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितने डायलॉग्स। अगर हम जैक की फिजिकलिटी को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो उनकी कांस्टेंट रॉकिंग और स्वेइंग सिर्फ नशे में लड़खड़ाना नहीं है, ये एक हाईली स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिंग चॉइस है। डेप ने लॉजिकली रीजन किया, एक सीजन सेलर के पास परमानेंट सी लेग्स होंगे। एक जहाज पर जैक की वाइड स्टैंस और सर्कुलर हिप मूवमेंट्स ओशन के रॉकिंग मोशन को परफेक्टली काउंटरएक्ट करते हैं। पर प्रॉब्लम तब आती है जब वो सॉलिड ग्राउंड पर होता है। जमीन तो फ्लैट होती है, पर जैक का दिमाग और बॉडी अभी भी ओशन वेव को ओवर कॉम्पेंसेट कर रहा होता है। इसी वजह से वो जमीन पर भी ऑफ बैलेंस लगते हैं, अपने हाथों को पेंडुलम्स की तरह यूज करते हैं ताकि वो गिर ना जाए। ये बॉडी लैंग्वेज और काइनेस्थेटिक अवेयरनेस का एक ब्रिलियंट एग्जांपल है, जो कैरेक्टर की बैक स्टोरी को बिना एक भी वर्ड बोले एक्सप्लेन कर देता है। फिजिकल अपीयरेंस, डेप इस कैरेक्टर के अपीयरेंस को ट्रेडिशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड से बिल्कुल दूर ले जाना चाहते थे। उन्होंने ओरिजिनली पिच किया था कि किसी स्वॉर्ड फाइट में जैक की नाक कट चुकी हो और उसे रफली स्टिच कर दिया गया हो, लीविंग हिम विद अ ब्लूइश नोज जो छींकने पर कभी कभी गिर भी जाए। ऑब्वियसली डायरेक्टर्स ने इस वियर्ड आइडिया को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। डेप ये भी चाहते थे कि जैक का पूरा मुंह गोल्डन टीथ से भरा हो, पर कैमरा टेस्ट के दौरान गोल्ड से ब्लाइंडिंग लेंस फ्लेयर्स आने लगते थे, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और कुछ ही टीथ गोल्डन रखे। और इंटरेस्टिंगली इसमें से कुछ डेप के रियल डेंटल वर्क थे। उन्होंने सच में गोल्ड कैप्स परमानेंटली बॉन्ड करवा लिए थे। एंड अबाउट दैट हेवी ब्लैक आईलाइनर, डिज्नी एग्जीक्यूटिव इस गॉथ लुक से टेरिफाइड थे। उन्होंने तो एक सीन बिना मेकअप के शूट भी किया था ताकि जैक एक क्लीन फेस लुक स्काईवॉकर जैसा लगे, पर डेप ने इसके खिलाफ फाइट किया। हिस्टोरिकली ये आईलाइनर कंप्लीटली लॉजिकल है, जैसे मॉडर्न एथलीट्स आई ब्लैक पहनते हैं। डेजर्ट नोमैड्स और सेलर्स अपनी आंखों के आसपास सूट या कोल लगाते थे ताकि पानी पर रिफ्लेक्ट होने वाली हार्श सनग्लेयर से बचा जा सके। और अगर बात एक्सेसरीज की आती है तो हर एक ट्रिंकेट उनके कॉस्ट्यूम पर एक स्टोरी बताता था। कॉस्ट्यूम डिजाइनर पेनी रोज और जॉनी डेप ने खुद मिलकर उनका वार्डरोब, जैक स्पैरो का वार्डरोब डिजाइन किया था एज अ विजुअल मैप ऑफ हिज लाइफ। जैक की राइट रिस्ट पर बंधी हुई स्पेनिश लेस एक पास्ट रोमांटिक कॉन्क्वेस्ट की ट्रॉफी थी। वो एक स्टोलन रोमन रिंग और सिंगापुर के ट्रैवल को दिखाने वाली जेड ड्रैगन रिंग भी पहनते थे। और जैक स्पैरो के ड्रेड लॉक्स में एक रेनडियर शिन बोन और एक हिडन ब्लू क्रिस्टल वीव था। दिस वाज इंस्पायर्ड बाय कीथ रिचर्ड्स, जो टूर पर के सोवेनियर्स अपने बालों में बांध लेते थे। जब आप इतने बोल्ड चॉइसेस लेते हैं तो पुशबैक आना तय होता है, और पुशबैक आया इन द फॉर्म ऑफ प्योर स्टूडियो पैनिक। जब डिज्नी के तब के सीईओ माइकल आइजनर ने ये लुक देखा तो वो पैनिक कर गए। ही रिपोर्टेडली स्क्रीम्ड,
ही इज रूइनिंग द फिल्म एंड इज ही ड्रंक। एग्जीक्यूटिव्स जैक की डायलॉग डिलीवरी को लेके जेन्युइनली इतना डरे हुए थे कि उन्हें डाउट था कि ये वर्क भी करेगा या नहीं, ऑडियंस को जैक की स्लर्ड डिलीवरी समझ भी आएगी या नहीं। लेकिन फिर भी जैक डिड नॉट गिव अप और डिज्नी को एक क्लियर अल्टीमेटम दे दिया, या तो उनके चॉइसेस पर कंप्लीटली ट्रस्ट करे या तो उन्हें ऑन द स्पॉट फायर कर दे। सेट पर कोस्टार्स का भी यही हाल था। केरा नाइटली ने बताया कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में जैक एक ट्रेडिशनल हीरो था। फर्स्ट रीड थ्रू पर जब डेप ने अचानक अपना स्वैग और ड्रंक मैनरिज्म अनलीश किए, पूरी कास्ट शॉक में चली गई। ऑरलैंडो ब्लूम को तो अर्ली फिल्मिंग तक यही लगता रहा कि डेप अपने ही सीन्स खराब कर रहे हैं। लेकिन जॉफ्री रश जो कैप्टन बारबोसा प्ले कर रहे थे, उन्होंने इस थिएट्रिकल जीनियस को तुरंत समझ लिया। उन्हें पता था कि डेप की एक्सेंट्रिसिटी सारी ऑडियंस का अटेंशन खींच लेगी, इसलिए रश ने डेलिबरेटली अपने कैरेक्टर को इक्वली फ्लैम्बॉयंट बनाया, एक मैसिव हैट और थिएट्रिकल वॉइस यूज की ताकि वो इस केओटिक एनर्जी के सामने ओवरशैडो ना हो जाए। और फाइनली प्रोड्यूसर जेरी ब्रकहाइमर ने सामने आकर डेप को बचा लिया। उन्होंने डिज्नी को एक स्पेशल हाईलाइट रील कट करके दिखाई, जिससे ये प्रूव हुआ कि ये कैरेक्टर कॉमेडी टाइमिंग के लिए कितना सही जा रहा है। डेप ने अनस्क्रिप्टेड फिजिकल क्वर्क्स और इम्प्रोवाइजेशन से एक स्टैंडर्ड साइड कैरेक्टर को एक सिनेमा आइकॉन बना दिया। और इस कैरेक्टर का सबसे बड़ा सिग्नेचर है उसका एक सिंपल वर्ड, सैवी। जब जैक अपने सेंटेंस के एंड में सैवी लगाते हैं, डू यू अंडरस्टैंड माय chaotic लॉजिक, आज के जमाने में हम इस वर्ड को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए यूज करते हैं, जैसे कि टेक सैवी, पर इसका एक्चुअल पायरेट ओरिजिन स्पेनिश और पोर्चुगीज वर्ब साबेर से आता है, जिसका मतलब होता है टू नो। कैरेबियन में सेलर्स इंग्लिश और स्पेनिश को मिक्स करते थे, अडैप्टिंग साबे इनटू द स्लैंग सैवी। ये हिस्टोरिकली एक्यूरेट है और जैक की वोकैबुलरी पर परफेक्टली फिट बैठता है। द क्रिएशन ऑफ कैप्टन जैक स्पैरो प्रूव्स कि जब एक एक्टर अपने स्क्रिप्ट के लिमिटेशंस को तोड़ के कैरेक्टर के स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजी की डेप्थ में जाता है, तब सिनेमा क्रिएट होता है। ये एक रिमाइंडर है उन सभी राइटर्स और एक्टर्स के लिए कि परफेक्शन से ज्यादा कैरेक्टर के फ्लॉज और इंडिविजुअलिटी मैटर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।